हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा बाई राजीव हीर। आज के इस सत्र में हम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस की चर्चा करेंगे। भारत में आईएएस आईपीएस बनने के लिए हमें यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली सिविल सेवा की परीक्षा पास करनी पड़ती है। आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में अर्थात सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में सहायक कमांडेंट बनने के लिए भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली ही एक परीक्षा पास करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अगर आप भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर सीधी भर्ती चाहते हैं तब भी आपको यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षा पास करनी होती है। आज के इस सत्र में हम सिर्फ आईएएस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। वो परीक्षा जिसके माध्यम से ऑल इंडिया सर्विसेज में चयन होता है या फिर सेंट्रल सर्विसेज में सिलेक्शन होता है। बहुत ही प्रतिष्ठित और गरिमापूर्ण ये नौकरी है जिसको हम आईएएस आईपीएस के नाम से पॉपुलरली जानते हैं। ये परीक्षा 3 अलग अलग चरणों में कराई जाती है, जिसमें प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू अर्थात पर्सनैलिटी टेस्ट का जिक्र आता है। यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये जो चरण है, पहला चरण जिसको हम प्रिलिमिनरी स्टेज बोलते हैं या फिर प्रीलिम्स बोलते हैं पॉपुलरली, इस स्टेज में मोस्टली जो कंपटीशन है वो देखने को मिलता है। मेंस में हमें रिटन एग्ज़ाम को फेस करना पड़ता है, यानी जहां प्रीलिम्स हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज के आधार पर होता है, वहीं मेंस वाला एक लिखित परीक्षा के रूप में कराया जाता है। तीसरा चरण है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। आयोग उन सभी उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेता है जो रिटन परीक्षा पास कर लेते हैं। इसके बाद मेरिट बनती है और जो स्टूडेंट्स मेरिट में जगह प्राप्त करते हैं उनको आगे आयोग के द्वारा लेटर मिलता है। एक बार इस पूरे प्रकरण को शुरुआत से अंत तक डिटेल में समझने की अगर हम कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि 2 पेपर्स होते हैं पहली परीक्षा में, पहले स्टेज में। प्रीलिम्स में हमारे पास जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 और सीसेट, ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। इन दोनों पेपर्स को हमें मेरिट के हिसाब से देखना पड़ता है। जहां सीसेट क्वालिफाइंग होता है, यानी सीसेट में हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, वहां जीएस जो है वो मेरिट बेस्ड होता है, यानी जो कट ऑफ जाएगी आपकी प्रीलिम्स में वो कट ऑफ पहले पेपर जीएस के आधार पर जो मेरिट बनेगी उस आधार पर निकाली जाएगी। हमारे पास 2 क्वेश्चन पेपर होंगे प्रीलिमिनरी स्टेज में, पेपर 1 और पेपर 2, जिसको हम पहले को जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज बोलते हैं, और दूसरे को सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। दोनों ही हमारे पास जो है टोटल मार्क्स 400 के होते हैं, यानी पहली परीक्षा आपकी 100 क्वेश्चंस की होगी और ये 100 क्वेश्चन टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, और दूसरे में भी आपके 200 मार्क्स, अर्थात जीएस पेपर 1 और सीसेट मिलाकर हमारे 400 नंबर हुए। ये परीक्षा 2 घंटे की होगी। जो स्टूडेंट्स, जो उम्मीदवार डिसेबल हैं या फिर स्पेशली एबल्ड हैं, ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं, सेरिब्रल पाल्सी से गुजर रहे हैं या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, उन सभी विद्यार्थियों को हर घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात अगर आपके 3 प्रश्न गलत होते हैं तो जो एक सही उत्तर आपने इंगित किया है उस सही उत्तर को गलत कर दिया जाएगा, यानी एक सही प्रश्न का उत्तर आपका चला जाएगा अगर आप 3 गलत उत्तर देते हैं तो। अगर मीडियम की बात करें तो इस परीक्षा में बाइलिंगुअल मीडियम रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इसी परीक्षा को थोड़ा सा और विस्तार से समझने के लिए इस सिलेबस को हम आगे इसके प्रारूप को दोबारा से समझते हैं। जनरल स्टडीज जो पेपर 1 होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और ये 200 मार्क्स के होंगे। इस परीक्षा को आपको 2 घंटे में करना होता है। इसमें करेंट इवेंट्स आते हैं जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे रहते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे रहेंगे। करेंट अफेयर्स के अलावा भारत का इतिहास,
भारत और विश्व का भूगोल, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राजनीति और शासन के बारे में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे ये 4 स्टैटिक सब्जेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें पहला है हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद हमारा आता है ज्योग्राफी, और फिर पॉलिटी, पॉलिटी के अलावा इकोनॉमिक्स। अगर हम ये 4 कोर सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे से मजबूत कर लें तो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान निकल आता है। ये 4 कोर सब्जेक्ट्स हमें बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जनरल इश्यूज जो इन्वायरमेंट्स इकोलॉजी पे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे प्रश्न आते हैं, क्लाइमेट चेंज पे प्रश्न आते हैं। इसके अतिरिक्त जनरल स्टडीज में जीएस भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो जनरल साइंस है ये मोस्टली हमारा 10th स्टैंडर्ड तक ही आता है, जिसमें हमारी फिजिक्स रहेगी, हमारी केमिस्ट्री रहेगी और हमारी बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर प्रश्न फिजिक्स और बायो से रहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में, जनरल साइंस में और जो जनरल इश्यूज़ हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइजेशन या विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है। सामान्य विज्ञान में, पर्यावरण पारिस्थितिकी में, जैव विविधता में, जलवायु परिवर्तन, इन सभी सामान्य मुद्दों पर हमारी विषय विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, तो हम इनको 10th स्टैंडर्ड तक की जो हमारी सब्जेक्ट की जो किताबें हैं उन किताबों से भी हम इनको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम NCERTs को भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की, जिसको हम पॉपुलरली CSET के नाम से जानते हैं। इसमें हमारे 80 प्रश्न आएंगे और ये भी 200 मार्क्स का है। इसको करने के लिए भी हमें 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जनरल मेंटल एबिलिटी के साथ साथ बेसिक न्यूमरेसी के क्वेश्चंस आते हैं जो क्लास 10th के लेवल के होते हैं। तो ये हमारा कंबाइंडली बनाता है CSET का क्वेश्चन पेपर। वो विद्यार्थी जो बेसिकली रीजनिंग पे ठीक ठाक पकड़ रखते हैं, कॉम्प्रीहेंशन पे ठीक ठाक पकड़ रखते हैं, जिनका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होता है, जिनका रीजनिंग अच्छा होता है और 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स उनकी ठीक ठाक है, वो बच्चे बड़ी आसानी से इस CSET परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। तो हमने अभी तक चर्चा करी प्रीलिम्स के स्टेज में 2 अलग अलग विषयों की। पहले को हम GS जनरल स्टडीज़ के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम पॉपुलरली CSET के नाम से जानते हैं। CSET क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, और जो जनरल स्टडीज़ वाला पेपर है इसी से बनेगी हमारी मेरिट। तो कोशिश करनी है कि कम से कम ऐसे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जो हमारे गलत होने की संभावना ज़्यादा रखते हैं, और ऐसे प्रश्नों की संख्या हमें बढ़ानी है जो हमारे सही हो सकते हैं, ताकि जनरल स्टडीज़ के पेपर में हम पास होकर प्रीलिम्स की स्टेज क्वालिफाई कर पाएँ, क्योंकि मेरिट बनेगी GS पेपर से। अब 33% मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, मिनिमम मार्क्स, और दोनों ही परीक्षाओं में अपीयर करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि CSET हमारा क्वालिफाइंग है तो हमें CSET वाली परीक्षा में बैठना ही नहीं है। अनिवार्य रूप से दोनों पेपर में, यानी GS और CSET, जो पहली स्टेज के हमारे 2 पेपर हैं प्रिलिमिनरी स्टेज के, उन दोनों में ही कंपलसरीली हमें बैठना है। तो पहली स्टेज हो गई UPSC प्रीलिम्स, दूसरी स्टेज हो गई UPSC मेंस, और फिर वो सारे कैंडिडेट्स जो UPSC मेंस में मेरिट में आएंगे वो सभी UPSC इंटरव्यू यानी तीसरी स्टेज पर्सनैलिटी टेस्ट में अपीयर करेंगे। जहां पहली प्रिलिमिनरी स्टेज में हमारे पास GS पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। GS पेपर 1 पूरा जनरल स्टडीज़ का पेपर है और GS पेपर 2 ये CSET वाला पेपर है। CSET में हमें क्वालिफाई होना है और हमें GS वाले पेपर में मेरिट बनानी है, मेरिट में आना है। फिर हम मेंस में आएंगे। मेंस में हमारे 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे। एक आप भाषा इंग्लिश रख सकते हो और हिंदी बेल्ट वाले बच्चे दूसरी भाषा हिंदी रख सकते हैं। बाकी कई सारी भाषाओं में से आप कोई भी दूसरी क्वालिफाइंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद आपका निबंध का पेपर होगा और GS के आपके अलग अलग 4 पेपर होंगे,
ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप एक चूज करोगे, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और लैंग्वेज जो भी आपने चूज करी है उसमें आपको क्वालिफाई करना है। और फिर एक फाइनल स्टेज आएगी जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू बोलते हैं। इन तीनों स्टेजों को पास करने के बाद फिर एक फाइनल मेरिट बनेगी, और उस फाइनल मेरिट में जिन बच्चों का नाम आएगा उन बच्चों को अलग अलग सेंटर्स मिलेंगे, जैसे लवासना या सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी। अब इसी परीक्षा के दूसरे चरण मेंस की चर्चा करते हैं। प्रीलिम्स में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए आगे भेजे जाएंगे। उस सूची में जो बच्चे नाम बनाएंगे वो वही क्वालिफाई करेंगे आगे मेंस की परीक्षा में, और वही compete करेंगे। सिविल सेवा का जो मेंस की परीक्षा है, इसी मेंस की परीक्षा से फाइनल आपकी रैंक डिसाइड होगी। यहाँ पर हमारे पास क्वालिफाइंग पेपर्स भी होंगे और इसके अलावा वो पेपर्स भी होंगे जिनसे हमें अपनी मेरिट बनानी है। यानी पहला पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा वो 300 नंबर का होगा, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा पेपर जो आपका इंग्लिश है उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ये मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे और ना ही ये पेपर आपके दोनों मेरिट में जोड़े जाएंगे। इसमें कंपल्सरीली अनिवार्य रूप से हमें क्वालिफाई करना है, तभी हम आगे के पेपर्स चेक करवाने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद जिन पेपर से, जिन अलग अलग प्रश्न पत्रों से हमारी मेरिट डिसाइड होगी, यानी हमारी रैंक डिसाइड होगी, वो कौन कौन से क्वेश्चन पेपर हैं, वो कौन कौन से पेपर्स हैं, मेंस में ज़रा गौर से देखिए। पहला पेपर होगा निबंध का। इसमें सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सभी अलग अलग पहलुओं पर, डायमेंशंस पर हमारे टॉपिक्स आएंगे, जिन टॉपिक्स पे हमें एक एलेबोरेट ऐसी निबंध लिखना है। हाई क्वालिटी लिटरेचर से लेस एक अच्छा सा, बहुत शानदार सा निबंध लिखना होता है। ये 250 नंबर का है। आप ऐसे वाले पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो संभावनाएं क्या हैं कि आपकी बढ़िया रैंक आए, अगर आप निबंध पेपर में बहुत शानदार स्कोर करें या फिर आप ऑप्शनल पेपर में बहुत शानदार स्कोर करें। क्योंकि इसके अलावा जो जीएस पेपर 2 है, पेपर 1, पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, इन चारों में बहुत ज़्यादा मार्जिन स्टूडेंट्स के बीच में नहीं आता है। तो जो बड़ा मार्जिन हम क्रिएट कर सकते हैं या तो वो निबंध वाले पेपर में या फिर ऑप्शनल पेपर में। इसके बाद जो हमारा बचता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। कुछ बच्चे पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उनकी रैंक अच्छी आती है। ज़रा ध्यान से देखें, जीएस पेपर 1 में क्या क्या आएगा। इंडियन हेरिटेज और कल्चर आएगा, जो हिस्ट्री का पोर्शन है। यानी आप हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर करके इंडियन हेरिटेज और कल्चर भी कवर कर सकते हो। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी के बारे में हमारा जीएस पेपर 2 कवर करेगा। जीएस पेपर 3, या फिर देखो, जब हम पेपर 1 बोलें, पेपर 2 बोलें, पेपर 3 बोलें, तो यहाँ पे पेपर 1 है निबंध का, और ये पेपर 2 हो गया जीएस पेपर 1, और ये पेपर 3 हो गया जीएस पेपर 2, और ये चौथा पेपर हुआ हमारा जीएस पेपर 3, और पांचवा पेपर हमारा होता है इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का। और पेपर छठवां हुआ हमारा ऑप्शनल का पहला पेपर, और पेपर 7 जो बोला जाएगा वो हुआ ऑप्शनल का दूसरा पेपर। तो जीएस जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर में हमारा इंडियन हेरिटेज कल्चर आएगा। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, इंडियन सोसाइटी आएगी। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे। जीएस के पेपर 3 में हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, जो वैसे बेसिकली ज्योग्राफी का ही पार्ट हुआ करता है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। अब हम बढ़े अगले पेपर की तरफ, तो हम ये पाएंगे कि अगला पेपर है इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का, कि एक सिविल सर्वेंट में कौन कौन से इथिक्स होनी चाहिए, क्या उसमें इंटीग्रिटी है, क्या एप्टीट्यूड वाले फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इन सब पे एक डिटेल्ड हमारा पेपर इंक्लूड कर दिया गया है सिविल सेवा में। तो जीएस पेपर 4 के रूप में इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाला पेपर है जिसकी हमें तैयारी करनी है मेंस में। इसमें मोस्टली आपको जो फोकस करना है वो फोकस आपका रहना चाहिए केस स्टडीज़ में। तो जितनी ज़्यादा आप केस स्टडीज़ पढ़ोगे उतना ज़्यादा
बेहतर आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पेपर 1 जो निबंध वाला है वो 250 नंबर का हुआ। जीएस पेपर 2 जिसमें हम इंडियन हेरिटेज, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोसाइटी देखेंगे वो भी 250 नंबर का है, 250 मार्क्स का है। पेपर 3 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी हमारा 250 नंबर का हुआ। इसके अलावा जीएस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिसमें आपको नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, स्पेस साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी जैसी तकनीकें पढ़नी पड़ेंगी, रॉकेट साइंस वगैरह। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी यानी इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स आएंगे। ये भी आपका 250 नंबर का रहेगा। बात करें अगर इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड की, तो इसका भी ओवरऑल 250 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। अब आते हैं ऑप्शनल पेपर के पास। जितना स्ट्रॉन्ग आपका ऑप्शनल पेपर होगा, जितनी बेहतर आपकी पकड़ ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय पर होगी, उतना ही बढ़िया आप रैंक यूपीएससी में ला सकते हैं। दोनों ही पेपर, ऑप्शनल पेपर 250 मार्क्स के होंगे, तो एग्रीगेट जो हमारा बैठता है वो हुआ 1750 नंबर। ये जो 1750 नंबर का हमारा एग्रीगेट हुआ, ये एग्रीगेट हमें फाइनली मेरिट में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से स्कोर करना है। तो जितने ज़्यादा मार्क्स इस मेरिट लिस्ट में आप ला पाओगे, उतना ही ज़्यादा संभावना है कि आपकी रैंक बेहतर हो पाए। यानी ओवरऑल 1750 में से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है मेंस वाले अलग अलग पेपर्स में। अब बढ़ते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की तरफ। तो 275 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो 1750 प्लस 275 ये हमारा मिलके हो जाता है 5202, 2025 मार्क्स। 2025 में से जितने ज़्यादा मार्क्स आप लेकर आएंगे, उतनी बेहतरीन आपकी रैंक होगी और संभावनाएं होंगी कि ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई ना कोई सर्विस आपको मिल जाए। ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस जैसी नौकरियां आती हैं। अब आप ये सोच के रखिए कि इस परीक्षा में अगर आप एग्रीगेट 50% मार्क्स भी ला रहे हैं, तो यू आर अमंग दी टॉपर्स, यू आर दी अमंग दी टॉपर्स। तो ऐसा नहीं है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तरह आपको यहाँ पर 90%, 95% टारगेट करना है। इस परीक्षा में एग्रीगेट 2025 मार्क्स में से अगर आप 50% मार्क्स भी लाते हैं ऑन एन एवरेज, अगर ये भी लक्ष्य रख के चलते हैं कि आपके 50% मार्क्स आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप टॉपर्स में से एक हैं। तो ये कंपटीशन जो है सिविल सेवा के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन compete वही कर पाएंगे एस्पिरेंट्स जो प्रीलिम्स की परीक्षा पास करेंगे और जिनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी। तो मेंस के लिए आपको बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और राइटिंग प्रैक्टिस से आपको राइटिंग स्किल्स डेवलप करती हैं, लिखने की चतुराइयाँ, कि अगर आपके पास कंटेंट कम हो, अगर आपके पास कम कंटेंट है, बावजूद उसके उसकी प्रेजेंटेशन इतनी बेहतरीन रखनी है, उसका फ्लो इतना अच्छा होना चाहिए, उसका कंटेंट पार्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन से शुरुआत करके और एक अच्छे से कंक्लूजन के साथ अगर आप उस आंसर को प्रेजेंट करो, तो अरेंजमेंट में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, प्रेजेंटेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और कम कंटेंट होने के बावजूद आप एक डिसेंट स्कोर उस आंसर में प्राप्त कर पाओ। यानी लिखने की जो चतुराइयाँ हैं, उन चतुराइयों में कम कंटेंट होने के बावजूद भी आप एक ठीक ठाक स्कोर प्राप्त कर पाओ। इसके लिए करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिच लिटरेचर कवर करना है, एक अच्छा लिटरेचर पढ़ना है। जब अच्छा लिटरेचर बोला जाए तो कम से कम एक बेसिक एनसीईआरटी, और जब मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो 11th एंड 12th की ओल्ड एनसीईआरटीज़, सिर्फ ये 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटीज़, केवल इतना पढ़ना है। इसके अलावा अगर वक्त बचता है तो आप एक रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपका मेंटर अच्छा है, आपके टीचर्स अच्छे हैं, वो आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और आप उस कंटेंट को रेगुलरली रिवाइज करते हैं, तो कई मर्तबा रेफरेंस बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक बेसिक मजबूत फाउंडेशन के लिए 11वीं और 12वीं की पुरानी हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक की एक एनसीईआरटी आती है वो पढ़नी है, यानी मैक्रो और माइक्रो आप छोड़ सकते हो। उसके अलावा जो तीसरी पुरानी एनसीईआरटी आती है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है।
जिसमें आज़ादी के बाद से इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस हुई है, जो स्टेप्स सरकारों ने लिए हैं पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर अब तक, उन सब की आपको बेहतरीन एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। अब लिटरेचर अच्छी कवर करने के बाद बढ़िया लिटरेचर आपके पास जब हो जाएगी, अब आपको उस लिटरेचर को लिखना है। आपको क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, क्वेश्चन की जो मांग है उस डिमांड के अनुसार एक लिमिटेड वर्ड लिमिट के साथ, यानी आपके पास वर्ड लिमिट की एक बाउंडेशन है, एक सीमा है जो आयोग के द्वारा निर्धारित करी जाएगी। जैसे कोई 10 नंबर का प्रश्न है तो आप उसमें 150 नंबर तक लिख सकते हो। कोई 20 नंबर का प्रश्न है तो आप 250 वर्ड्स तक लिख सकते हो। इस शब्दों की लिमिट में, वर्ड लिमिट में आपको क्वेश्चन की पूरी डिमांड करनी है और अच्छे लिटरेचर के साथ प्रेजेंटेशन बढ़िया फ्लो में होनी चाहिए। अब अगर बात करें मेंस के क्वेश्चन पेपर्स की, तो क्वालिफाइंग पेपर रहेगा इंडियन लैंग्वेजेस पे। आप इंडियन लैंग्वेजेस में से कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जैसे हिंदी। इसके अलावा इंग्लिश आपकी अनिवार्य रहेगी। इंग्लिश में आपके कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, प्रेसी राइटिंग आएगी, यूजेज वोकेबुलरी आएगी और शॉर्ट एसेज आएंगे। कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी, यूजेज, शॉर्ट एसेज और ट्रांसलेशन इंग्लिश का हिंदी में, हिंदी के पैराग्राफ दे दिए जाएंगे जिसको आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। अमूमन कोई भी स्टूडेंट ये क्वालिफाइंग पेपर्स में ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इजीली दे क्वालिफाई दीज 2 लैंग्वेज पेपर्स। इनके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको अनिवार्य रूप से इनको क्वालिफाई करना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अलग अलग पेपर्स पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। हमारा एक निबंध का पेपर होगा, इसमें अलग अलग हमारे डायमेंशंस हैं, जैसे सोशियो, जैसे इकोनॉमिक, जैसे पॉलिटिकल, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कल्चरल। इन सभी मुद्दों पर ज्वलंत मुद्दे अगर कोई बहुत चर्चा में रहे हैं तो उनसे भी आपके टॉपिक्स निबंध में बन सकते हैं। ध्यान रहे, ऐसे में जो लैंग्वेज आती है वो मोस्टली फिलोसॉफिकल लैंग्वेज होती है। आपको उस भाषा को समझने के लिए एक चुनौतीपूर्ण मतलब मैं अगर इसको ऐसे बोलूं कि इट समटाइम्स बिकम्स अ चैलेंज टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल लैंग्वेज ऑफ द एसेज कनेक्टेड इन द ऐसे पेपर। अगर ये फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है तो क्या ये बहुत मुश्किल होती है समझनी? ऐसा नहीं है। आपको इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। इस फिलोसॉफिकल लैंग्वेज को या इस भाषा को समझना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप अलग अलग पहलुओं में इतिहास को पढ़ चुके हो। और अगर आप इतिहास के स्टूडेंट रहे हो या फिर आपने जीएस के लिए भी हिस्ट्री पढ़ा है, तो इन सभी पहलुओं के बारे में आपके पास एक ठीक ठाक सा बैकग्राउंड रहता है, तो आप बहुत अच्छे से इस भाषा को भी समझ सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। इसके बाद इंडियन हेरिटेज और कल्चर वाला पोर्शन हमारा आएगा जीएस पेपर 1 में। ज्योग्राफी रहेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी से ऊपर क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे। हमारे पास जीएस पेपर 2 के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस वाला पार्ट रहेगा, पॉलिटी वाला। इसके अलावा सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। जीएस पेपर 3 में हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ, आपकी बायोटेक्नोलॉजी, आपकी नैनो टेक्नोलॉजी, आपके पास रॉकेट साइंसेस या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर हम और तकनीक की बात करें तो हमारे पास मेडिसिन यानी फार्मास्यूटिकल से संबंधित जानकारी भी कई मरतबा पूछी जाती है। अलग अलग तकनीकें हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं और नई नई खोजों के रूप में आ रही हैं। उन सभी तकनीकों के बारे में आपके पास ठीक ठाक एक नॉलेज होनी चाहिए और जो भी करेंट अफेयर्स में ऐसी टेक्नोलॉजीज रही हैं उनको भली भांति तैयार करने की एक हमारी ज़रूरत होती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अलावा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट से प्रश्न आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहता है, इंटरनल सिक्योरिटी। इस इंटरनल सिक्योरिटी से काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं। और फिर हमारा बचता है डिजास्टर मैनेजमेंट। हमारे पास जीएस पेपर 4 के रूप में इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड आता है। इसमें हमारे पास जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है कि क्या है इथिक्स,
क्या है इंटीग्रिटी, क्या है एप्टीट्यूड, जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, इन सब से जुड़ी हुई इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, क्वोशंट क्या है, इन सब के बारे में आपके पास ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ दूसरा पहलू जो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है केस स्टडीज़। अगर आप केस स्टडीज़ अच्छे से करते हैं तो ये आपकी बहुत हद तक मदद करता है। अगला जो हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा वो होगा वैकल्पिक विषय। हमारा वैकल्पिक विषय जितना स्ट्रांग होता है उतने ही बेहतरीन हमारे चांसेस होते हैं अपनी रैंक इम्प्रूव करने के। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट स्ट्रांग रहेगा वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। इसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और ऑप्शनल सब्जेक्ट ही अगर कहें तो ऐसे वाले पेपर के बाद आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो पर्सनैलिटी टेस्ट है जहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि वो दिन आपका है या नहीं। एक बार फिर से इन सारे मेंस के पेपर्स पर पुनः नज़र डालते हैं। हमारे पास प्रीलिम्स की परीक्षा पास करने के बाद दो क्वालिफाइंग पेपर होंगे। उन दोनों क्वालिफाइंग पेपर में हमें पास होना है और फिर जो मेरिट के लिए सब्जेक्ट्स हमारे पास आएंगे, जो पेपर्स हमारे पास आएंगे, उन पेपर्स में पहले होगा ऐसे निबंध जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जीएस पेपर 1 जो इंडियन हेरिटेज कल्चर, इसके अलावा हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन सोसाइटी के बारे में होगा। जीएस पेपर 2 आपका पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होगा। इसमें सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से भी प्रश्न आएंगे। अगला पेपर जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी और फिर आपका आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ से प्रश्न आएंगे। अगला जो जीएस पेपर 4 रहेगा ये होगा इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से। इसमें आपको केस स्टडीज पे ज़्यादा फोकस करना है। और फिर है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको हम बोलेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में जितनी आपकी पकड़ बेहतर होगी उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग होगी। ऑप्शनल में हमारे पास दो सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट के दो पेपर होंगे। आपने अगर हिस्ट्री ऑप्शनल चूज़ किया है, आपने अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज़ किया है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल चूज़ किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, तमाम विषय हैं जिनमें से आप कोई सा भी एक ऑप्शनल अपना चूज़ कर सकते हो। ज़्यादा समझदारी उसमें है कि हम ऐसा ऑप्शनल चूज़ करें जिसकी मदद हमें प्रीलिम्स में भी मिल जाए, जिसकी मदद हमें ऐसे पेपर में भी मिल जाए, जिसकी मदद हमें मेंस में भी मिल जाए और उसकी ठीक ठाक जानकारी हमारी इंटरव्यू में भी काम आ सके। जैसे ऐसा एक विषय है जिसको हम इतिहास बोलते हैं, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली प्रीलिम्स में लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आराम से टारगेट कर सकते हैं। ऐसे पेपर बहुत अच्छा उनका होता है क्योंकि उन्होंने अलग अलग इतिहास में पहलुओं को हर बार कवर किया है, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इसके अलावा सोशल, अलग अलग डायमेंशंस में, फैसेट्स में उन्होंने इतिहास के सभी चरणों को पढ़ा होता है। मेंस में जीएस पेपर 1 में भी आपका हिस्ट्री बहुत मदद करता है, हेरिटेज कल्चर में, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। साथ ही साथ आपका गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी, ये वाला पोर्शन आपका इथिक्स वाले पेपर में भी हिस्ट्री से कवर हो जाएगा। और फिर इंटरव्यू में अगर आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है तो आप हर टॉपिक के बारे में लगभग मोटा मोटा थोड़ी थोड़ी जानकारी अवश्य प्राप्त कर चुके होते हैं। तो बोलने में भी आपके पास कुछ न कुछ शब्द लगभग हर पहलू के रहते हैं। दोनों पेपर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आप बढ़ते हैं मेरिट की तरफ और 1750 मार्क्स जो ओवरऑल एग्रीगेट है मेंस के उन पेपर्स का जिनमें से मेरिट बननी है, कोशिश आपको करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। अब इसके बाद होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। इस इंटरव्यू में भी आप अगर दिन आपका है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं। तो हमें कई बार बहुत ही कूल माइंड में इंटरव्यू जो है वो फेस करना होता है क्योंकि वो दिन डिपेंड करता है और मोस्टली वहाँ पर आपकी कोई नॉलेज की कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने मेंस में परफॉर्म किया है, प्रीलिम्स में परफॉर्म किया है, ऐसी कोई भी जानकारी जो नॉलेज से संबंधित है वो बहुत ज़्यादा मायने न रखती है। इसके अलावा आप अगर देखें तो मोस्टली ये इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो आपकी नॉलेज
जो भी आपने एकत्रित करी है उसका टेस्ट ऑलरेडी हो ही चुका है प्रीलिम्स और मेंस में, तो मोस्टली आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना होता है। उसके अलग अलग सेशंस एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर अगर हम कुछ अलग मिसलिनियस पॉइंट्स की चर्चा करें तो हमने देखा कि क्वालिफाइंग नेचर रहेगा आपके लैंग्वेज वाले पेपर्स का, जिसमें एक इंग्लिश रहेगी और दूसरी आपकी इंडियन लैंग्वेज। ऐसे पेपर, जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल, इन सभी में आपको कोशिश करनी है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें। दूसरा, जो आपकी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनमें आपको क्वालिफाई करना है, तो उनमें 25% तो मिनिमम आपके मार्क्स होने ही चाहिए। क्वालिफाई करना इज़ ऑल राइट, बट स्टिल कोशिश करें कि आपके 25% से ऊपर ही मार्क्स आए ताकि आप सेफ जोन में रहें। पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक आपके जितने भी पेपर्स हैं उन सभी से मेरिट और रैंकिंग डिसाइड होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जीएस के पेपर्स हैं। ये मोस्टली कन्वेंशनल ऐसे टाइप के होंगे, यानी इनको आपको लिखना पड़ेगा। दे विल बी इन द रिटन फॉर्मेट। इन आंसर्स को आपको सब्जेक्टिव तरीके से लिखना होगा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। हर पेपर में 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, और जो बच्चे ब्लाइंड हैं या जो बच्चे लोकोमोटर डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं या सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं, ऐसे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए हर घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, प्लस 20 मिनट्स। ये हमारा पूरा का पूरा सिविल सेवा की परीक्षा का एक रोड मैप हुआ। इस रोड मैप में हमारी 3 स्टेजेस थी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब फाइनल मेरिट जो हमारी बननी है वो फाइनल मेरिट हमारी 1750 नंबर, जो हमारे जीएस ऐसे वाले पेपर से लेकर ऑप्शनल पेपर तक हमने देखे थे, ये सभी पेपर मिलाकर जो मेरिट हमारी बनेगी वो 1750 नंबरों में से बनेगी। अब इन 1750 नंबरों के बाद हमारा जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उस पर्सनैलिटी टेस्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास 275 नंबर का वो इंटरव्यू रहेगा। ओवरऑल एग्रीगेट चला जाएगा 1750 प्लस 275, तो एग्रीगेट हमारा बना जाकर 2025 मार्क्स। 2025 मार्क्स में से आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम कवरेज हो मार्क्स का। जितने ज़्यादा मार्क्स आपके रहेंगे उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग रहेगी। ये था आज के सेशन के बारे में, जिसमें हमने चर्चा करी सिविल सेवा की परीक्षा की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू वाली स्टेज। हमने देखा कि कितनी मार्क्स जो हैं वो मेरिट के लिए रहते हैं, आपको कहाँ कहाँ क्वालिफाई करना है, कहाँ कहाँ आपको बेहतर स्कोर करना है, क्या सिलेबस होता है। ये पूरा रोड मैप उम्मीद करता हूँ कि आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा। अगली कुछ वीडियोस में हम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली सिविल सेवा की परीक्षा के अतिरिक्त यूपीएससी की ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट के सिलेबस के बारे में एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ एक और परीक्षा है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसमें आप सीधी भर्ती के थ्रू फौज में लेफ्टिनेंट की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। इस पद के लिए, लेफ्टिनेंट के पद के लिए आपको सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा, और ये परीक्षा भी आयोग ही कराता है, जिसे हम कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। धन्यवाद।